विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के पल पल की सारी बड़ी अपडेट साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, नरेंद्र मोदी पहुंचे थे हरियाणा के अंदर रैली करने के लिए, लेकिन क्या चुनाव के नियमों का उल्लंघन कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे एक मामले को लेकर हो सकता है नया विवाद। इसी के साथ में जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। बताएंगे बीजेपी के सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को लगेगा तगड़ा झटका। क्या महाराष्ट्र के अंदर चुनाव से पहले दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का होने वाला है मर्जर। बताएंगे इंडिया गठबंधन की अच्छी खबर सामने आ सकती है। दोस्तों इसी के साथ में जेडीयू की नाराजगी के बाद बीजेपी के नेता पहुंचे हैं बिहार के, आपस में हो गया है विवाद। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के एनकाउंटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। दोस्तों बताएंगे कोर्ट की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर की होने वाली है जांच, और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आदिवासी समाज के एक बड़े दिग्गज नेता का किया है अपमान। बताएंगे कंस से तुलना करने को लेकर हो रहा है नया विवाद। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के रैली करने से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बची कुछ सीटें भी कम हो जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा बदलाव बदलेगा हरियाणा जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी दूसरी रैली करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि हरियाणा दिल्ली के इतना करीब है और इसके बावजूद नरेंद्र मोदी इतने दिनों में मात्र ये दूसरी रैली करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान हरियाणा में एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक बच्चा प्रधानमंत्री मोदी का स्केच दिखा रहा था। इसके बाद मोदी की ओर से भी बच्चे की तारीफ की गई है। दोस्तों लेकिन अब जो एक सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या बच्चे से प्रचार कराना एक राजनीतिक रैली में क्या ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। पिछली बार जिस तरीके से आदेश जारी किए गए थे और कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं कई मामले दर्ज किए गए थे बच्चों से प्रचार कराने को लेकर, तो क्या अब नरेंद्र मोदी की रैली में बच्चों से नरेंद्र मोदी का प्रचार कराने पर क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सबके सामने रख दिया था। इसके बाद अब पूरे हरियाणा में किसान विरोधी भाजपा का एक माहौल बन चुका है दोस्तों, और बीजेपी के लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि कंगना रनावत का पर्सनल बयान था, व्यक्तिगत बयान था, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत है उतनी लगा ले, लेकिन हम लोग तीनों काले कानून कभी नहीं आने देंगे। उन्होंने साफ शब्द में कह दिया है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, देखते हैं कौन काले कानून लागू करवाता है। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता ने भी इसकी जमकर आलोचना की है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी से कार्यवाही की मांग की है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? साथ साथ सुप्रिया सुले जो एनसीपी शरद पवार गुट की सबसे बड़ी नेत्री है, उनकी ओर से एक ऐसा बयान आया है जिससे इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त तरीके से मजबूत होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एसपी यानी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विलय होगा, यानी कांग्रेस पार्टी का कुनबा और बढ़ेगा और एनसीपी एसपी के सारे नेता कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर जाएंगे और पूरा विलय हो जाएगा। सुप्रिया सुले से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा काफी करीब है और ऐसा होने की बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही है, और एक तरीके से दोस्तों मास्टर स्ट्रोक की ओर उन्होंने संकेत दिए हैं। सुप्रिया सुले जो इतनी बड़ी नेत्री, अगर उनके द्वारा ये बातें कही जा रही तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है कांग्रेस पार्टी में विलय कराने को लेकर, इसमें कोई दोहराई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। साथ साथ कुमारी सैलजा को लेकर जितने भी फेक न्यूज और फेक दावे किए जाते दोस्तों सारे के सारे फेल हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेत्री कुमारी सैलजा आज यानी 26 तारीख को कई जगह बड़े कार्यक्रम करेंगी। राहुल गांधी की जनसभा में आज असंध में मौजूद रहेंगी और इसके बाद टोहाना के अंदर उनकी जनसभा 2:30 बजे के आसपास होने वाली है। 5:30 बजे के आसपास हिसार के अंदर सूर्यनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हिसार के ही ऋषि नगर के अंदर 6:30 बजे के आसपास उनका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर आज 4 बड़े कार्यक्रम में वो जाने वाली है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुमारी सैलजा टोहाना में प्रचार करने के लिए जा रही है। टोहाना से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। परमबीर सिंह हुड्डा गुट से आते हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेता के प्रचार के लिए कुमारी सैलजा आज दिखाई देने वाली है। दोस्तों पहले दिन उनके प्रचार में तो साफ तौर पर यह संकेत मिल गए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकजुटता से नजर आ रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी की रैली में दिखाई देंगे तो इसके बाद जो भ्रम भाजपा के लोग फैला रहे थे वो सारे के सारे भ्रम एक साथ टूट जाएंगे। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार से मिलने क्या पहुंच रहे हैं नड्डा के नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से है नाराज, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, शिकायत दर शिकायत से नाराजगी बढ़ती है। हाल के दिनों में देखें तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में या तो तालमेल का अभाव रहा है या फिर यह महज सहयोग हो सकता है। मगर देखा जाए तो बिहार में ऐसे कई सारे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बीच में तालमेल ही नजर नहीं आया, एक दूसरे से दूर दूर नजर आ रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की टेंशनें बढ़ गई है दोस्तों। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सियासी गलियारों में चर्चा ये चल रही है कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, बिहार में उनका आगमन है डैमेज कंट्रोल करने का। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी का समन्वय फिर से बन पाए। पब्लिक मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के मंत्री एक साथ सहज दिखाई दे, जो अब दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि दोस्तों क्या आपको लगता है कि नड्डा
नड्डा के आने से मामला सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि विवाद कुछ न कुछ चल रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के लोग खुलकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे। केसी त्यागी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद के खिलाफ, कंगना रनावत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कंगना रनावत ने जो बयान दिया था, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में केवल एक नेता ने ऐसा बयान दिया हो। हरियाणा सही सटे उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर, जो कहते हैं कि तीनों काले कानून फिर से लाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तीनों काले कानून लाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अब बीजेपी के विधायक भी खुलकर काले कानून लाने की बातें कर रहे हैं। साफ है बीजेपी किसानों के खिलाफ साजिश रचने में लगी पड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों का नुकसान कभी नहीं होने देगी। ये हमारा वादा है, हम कभी इस तरीके के काले कानून नहीं आने देंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नासिक महाराष्ट्र में अमित शाह का काफिला गुजर रहा था। इस दौरान अमित शाह के काफिले ने रोड के किनारे से गाड़ी निकालना सही समझा, क्योंकि बीच रोड पर पानी भरा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके के वीडियो सामने आए जिसमें गाड़ी एक जगह से किनारे से निकल रही है, बीच रोड से नहीं जा रही। तो इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता अतुल पाटिल ने निशाना साधा है। अतुल पाटिल कहते हैं कि नासिक महाराष्ट्र अमित शाह को नितिन गडकरी एकनाथ शिंदे के विकास पर भरोसा नहीं है क्या? शाह का काफिला निकला सड़क के किनारे से, बीच से जाते तो शायद विकास मिल जाता। यानी दोस्तों सड़क के किनारे से जा रहे थे, अगर बीच से उनको जाना होता तो शायद उनको पता चल जाता कि क्या विकास भाजपा ने किया है। बीच में कहीं सड़क जरूर टूटी होती जहां पानी भरा हुआ था। और ऐसे में क्या नितिन गडकरी और एकनाथ शिंदे पर अमित शाह को विश्वास नहीं है कि गाड़ी को उन्होंने किनारे से निकलवाया, बीच रोड से निकलवाते पानी भरे में से, तब उनको गड्ढा मिलता, तब उनको पता चलता कि क्या विकास भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर किया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की अमित शाह को नड्डा और एकनाथ शिंदे के विकास पर भरोसा नहीं था, इसीलिए बीच में से गाड़ी निकालने की जगह साइड से किनारे से पानी से बचाते हुए गाड़ी निकाली गई है। साथ साथ दोस्तों इनेलो और बीएसपी का अगर किसी भी तरीके से सरकार बन जाए तो फिर अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम का पद बीएसपी को मिलेगा। मायावती ने हरियाणा में पहली बार प्रचार के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह मैसेज भेजा है और डटकर मुकाबला करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 37 सीटों पर बसपा लड़ रही है, 53 पर आईएनएलडी को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। देखते हैं सरकार बनाने की दूर दूर तक भी इनकी संभावनाएं है या नहीं है। दोस्तों वैसे भी आईएनएलडी अगर 2-3 सीटें जीत ले तो उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा, और जननायक जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत जाए तो वही उनके लिए कमबैक माना जाएगा। साथ साथ बदलापुर एनकाउंटर पर मुंबई उच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च न्यायालय ने बुधवार को बदलापुर मामले को लेकर आरोपी अक्षय सिंधे के पिता की याचिका पर सुनवाई की है। दोस्तों इस दौरान उच्च न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उच्च न्यायालय ने पूछा कि पुलिस ने पिस्टल को अनलॉक क्यों किया था। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि एक शारीरिक रूप से कमजोर आदमी तेजी से रिवॉल्वर को अनलॉक करके फायर नहीं कर सकता, यह आसान नहीं है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अधिकारी की पिस्टल पहले से ही अनलॉक थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मौत की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों शिंदे सरकार अब सवालों के घेरे में है। चुनाव से पहले के इस एनकाउंटर को साफ तौर पर राजनीतिक एनकाउंटर के तौर पर देखा जा रहा है और कोर्ट ने भी इसे संवेदनशील मामला बताया और एनकाउंटर पर जांच को लेकर अब कोर्ट की ओर से आदेश भी जारी किए जाएंगे, इसकी जानकारी मिल रही है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अंदर डकैती मामले को लेकर दूसरे आरोपी को मुठभेड़ के अंदर यानी एनकाउंटर में मार के गिराया गया था। अब अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर के मामले में नया मोड़ आया है। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर के मामले की जांच की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने मजिस्ट्रेट राजीव राज को जांच अधिकारी बनाया और 15 दिनों में इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखा जाएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी श्री शानंद के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई बंद कर दी है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले को और नहीं खींचा जाना चाहिए क्योंकि इसके और भी प्रभाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस वी श्री शानंद माफी मांग चुके हैं, इसलिए मैटर को और नहीं खींचना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस तरीके के जज जो मुस्लिमों के एरिया को मिनी पाकिस्तान कहकर बोलते हैं, क्या उनको माफी मात्र से अब छुटकारा दे देना चाहिए या फिर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए? कम से कम डिमोशन तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा शासित राज्यों में अब क्लास मॉनिटर को भी प्रचार करने के लिए भाजपा झारखंड में उतार सकती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि झारखंड के अंदर अब जल्द चुनाव की डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दोनों हेड के साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त भी वहां पहुंचे थे और सबने निर्णय लिया है कि जल्द अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और सीसीटीवी सारे बूथों पर लगाए जाएंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के नाम पर ऐसे ऐसे नेताओं को मैदान में उतार रही है जिसको शायद झारखंड के लोग पहचानते भी नहीं होंगे। एक्टर एक्ट्रेस से लेकर नेता झारखंड में परिवर्तन की बातें कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में बिहार और पश्चिम बंगाल से लोगों को भेजे जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अब जो क्लास मॉनिटर है उसको भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड में उतार दे। यही बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक चाणक्य नीति कहलाएगी। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शिबू सोरेन की तुलना कंस से करने का बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से माफी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि ट्राइबल आर्मी की ओर से लिखा गया कि समाज में विभाजन पैदा करने वाला ये बयान है। कंस की तुलना करना न केवल शिबू सोरेन के व्यक्तिगत गरिमा पर चोट पहुंचाना है बल्कि यह झारखंड आदिवासी समुदाय के प्रति भी अपमानजनक बयान है। शिबू सोरेन आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण नेता है। उनका योगदान सामाजिक न्याय और विकास के लिए अद्वितीय है। ऐसे बयानों से
आदिवासियों की भावना आहत होती है। इससे समाज में ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ती है। राजनीतिक विमर्श में संयम और सभ्यता की आवश्यकता होती है। नेताओं को अपनी बातों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि वे न केवल अपनी विचारधारा को व्यक्त कर सके बल्कि समाज में सकारात्मक संवाद को भी आगे बढ़ा दे सके। झारखंड सरकार और प्रशासन मोहन यादव के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, मांग की जा रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई की जाए? क्योंकि झारखंड में उन्होंने बयान दिया तो फिर झारखंड की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज और अन्य के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में धोखाधड़ी के मामले को लेकर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता को मुक्ति मिल गई है सीबीआई जांच से। उनके ऊपर 103 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा हुआ था, यानी तगड़े धोखाधड़ी में फंस गए थे। हालांकि अब तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो शायद ये क्लोजर रिपोर्ट उन्हें मिलने को लेकर लोग अंदाजा भी लगा ही रहे होंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों? लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ये वॉशिंग मशीन वाला काम है या फिर सही तरीके से न्यायिक प्रणाली के तहत ये पूरा मामला हुआ है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद और मुंबई सिटी की प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने अडानी ग्रुप को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिए जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सरकार नियमों को बदलना चाहती है और अडानी को जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जिसकी कमी के कारण कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मजबूर है। साथ साथ दोस्तों, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर एनकाउंटर और पैर तोड़ो न्याय चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अजय कुमार लल्लू कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी ओर से 2 वीडियो जारी किए गए हैं, एक सुबह का एक शाम का। एक वीडियो में हाथ जोड़कर ये अपराधी माफी की मांग कर रहे हैं, इनके सीधे वाले पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें दावा किया गया कि ये सारे लोग अपने पैर पर खड़े हैं। ये रात का वीडियो है। समाजवादी पार्टी के नेता अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि कुशीनगर पुलिस ने जिन जाली नोटों के कथित आरोपियों का प्लास्टर लगाकर व्हील चेयर पर परेड कराई, वही आरोपी पेशी के बाद बिना प्लास्टर के खुद के पैर पर पुलिस के साथ जा रहे हैं। वीडियो में ये स्पष्ट है। डीजीपी उत्तर प्रदेश को बताना चाहिए कि क्या प्लास्टर महज दिखावा था, पीआर था, कोई एजेंडा था, जनता सच जानना चाहती है। ये दावा कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से किया गया। दोस्तों, काफी गंभीर मामला है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी विनेश फोगाट की ओर से मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि हाथ का निशान है, कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है, ये हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। इसके अलावा विनेश फोगाट ने कहा कि थप्पड़ की आवाज दिल्ली तक जाएगी। कयास लगाए जा रहे कि विनेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर निशाना साधते हुए बातें कही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या उनके चुनाव जुलाना से जीतने पर एक थप्पड़ महसूस होगा सत्ताधारी दल के, खासकर उन नेताओं को जो लोग इस पूरे कांड में जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं न्याय के खिलाफ खड़े हुए थे? साथ साथ मेरठ में सपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने डीएम ऑफिस पहुंच गए। किसी ने सपा के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी का जेब काट लिया जिसमें 20,000 रुपए मौजूद थे। दोस्तों, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या इसी तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है कि विपक्ष के लोग प्रदर्शन करने भी जाएंगे तो उनकी चीजें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी? इसी के साथ में कंगना रनावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से बयान जारी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया गया तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। ये लिखकर ले लीजिए। राहुल गांधी ने बयान जारी करते हुए एक क्लियर मैसेज हरियाणा जम्मू कश्मीर के किसानों को लेकर भेज दिया है। दोस्तों, साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के धुएंधार बैट्समैन और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अपने बयानों को लेकर अब चर्चा में है। माना जा रहा है कि क्रिकेट की पिच पर चौका छक्का लगाने के बाद अब राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में उनका पदार्पण हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि सहवाग अब राजनीति की पिच पर उतरने को है तैयार। उनके हाल फिलहाल के बयान से भी ये बातें समझ में आ रही है। दोस्तों, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर से नेता बने अनिरुद्ध चौधरी हरियाणा के तोशाम विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। अनिरुद्ध बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव 5 तारीख को होंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल, उसमें दावा किया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए कि कांग्रेस पार्टी के अनिरुद्ध चौधरी को सपोर्ट करते उन्होंने वीडियो जारी किया है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जुड़ा? क्योंकि मोदी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, शेयर मार्केट को लेकर सवाल खड़े किए थे। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक होते हुए उन्होंने बयान को डिलीट भी कर दिया था। साथ साथ एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जोरदार मुकाबला चल रहा है। छात्रों के बीच में कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप सबसे ज्यादा समर्थन जुटा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस तरीके से 24 के चुनाव में परिवर्तन देखने को मिले, क्या अब छात्र भी परिवर्तन के लिए वोट करेंगे? क्या एबीवीपी जो लगभग सारी सीटें जीता करती थी ड्यू के अंदर, क्या इस बार चुनाव हारने वाली है? आपको बता दें कि एनएसयूआई दिल्ली की ओर से वीडियो जारी किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सेक्रेटरी का जोरदार विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी के संगठन एनएसयूआई ने लिखा कि पूरा डीयू बोल रहा है एबीवीपी योर टाइम इज अप, गो बैक। अब 2 इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाले, एक तो डीयू का इलेक्शन, दूसरा जेएनयू का इलेक्शन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। साथ साथ दोस्तों, योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी को लेकर एक दावा किया गया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड के अंदर स्थित उनके बंगले से 50 करोड़ की चोरी हो गई है। अवनीश अवस्थी एक सलाहकार थे योगी सरकार के दौरान। उन्हें डर है कि
लोग उनसे पूछेंगे कि नौकरशाह के पास इतना पैसा कहां से आया, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। ये गंभीर मामला है, रिटायर्ड जस्टिस की देखरेख में जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। अवनीश अवस्थी को मीडिया में आकर पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। ये जो दावा किया गया इस पर अभी तक अवनीश अवस्थी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों मनोहर लाल खट्टर बोले, कहा शंभू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है। फिर से यह बयान देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। किसानों का मखौटा पहने हुए नेता बताया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी और ईडी के द्वारा किए गए केस में लड़ाई लड़कर ईडी के सारे केस को रद्द करवाकर बरी होकर वापस लौटने वाले सुरेंद्र पवार को आखिरकार जमानत मिल गई है। 2 दिन पहले उनको जमानत दी गई, इसके बाद अब जाकर छोड़ा गया है। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ बुधवार को बीते दिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आए, समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद प्रचार करते दिखाई देंगे। दोस्तों सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के बागी और नगर निगम के मेयर निखिल मदान को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी को अभी भी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र पवार के जेल से बाहर आने के बाद और सारे आरोपों के धुल जाने के बाद अब उनके जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। दोस्तों वैसे भी सोनीपत वो इलाका है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे वाला इलाका माना जाता है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के अब नेता की जीत की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है और लोगों को पता चल गया कि उनका नेता पूरी तरीके से पाक साफ है। सारे आरोप राजनीतिक तौर पर मढ़े गए थे जो अब कोर्ट में साफ हो गए हैं। साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे दिए गए सभी सुरक्षा वाहन वापस से ले लिए गए हैं, अब मेरी जान को खतरा है। दरअसल दोस्तों झारखंड सरकार पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से भी उनको किसी कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। अब पता नहीं क्यों वो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं। उनको सबसे पहले भाजपा की केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था कि उनके द्वारा जो सुरक्षा दिया गया था वो कहां है। अगर नहीं है तो फिर बीजेपी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए और अगर है तो फिर उनको सुरक्षा पर सवाल उठाना भी नहीं चाहिए। साथ साथ हिम्मत कैसे हो गई, पकड़कर निकाल दो बाहर। दरअसल भाजपा के समर्थक ने बीजेपी के ही 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर तंज कसते हुए उनके एक सभा के दौरान कह दिया कि आपका यहां से प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा। आप हरियाणा में बेशक चुनाव जीत जाओ लेकिन आपका प्रत्याशी यहां पर हिसार में चुनाव हारने जा रहा है। कमल गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दे रखा है, उनके सामने सावित्री जिंदल मैदान में उतरी हुई है, कई और बागी विधायक भी मैदान में उतरे हुए हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने वाले और जी न्यूज के संस्थापक फाउंडर सुभाष चंद्रा भी सावित्री जिंदल के साथ खड़े हैं, कमल गुप्ता का विरोध कर रहे हैं। और अब कमल गुप्ता के समारोह में पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहां पर समर्थक नहीं उनको आईना दिखा दिया और बता दिया है कि इनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, बेशक आप हरियाणा में गलती से भी जीत जाओ। हालांकि ये बात सुनकर वो बुरी तरीके से विफर गए और इसके बाद समर्थक को बाहर करने के लिए कह दिया गया। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र के बदलापुर में एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म हो गई है। स्कूल में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी अक्षय सिंधे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर जमकर सियासत जारी है। अब इस पूरे मामले में 2 तस्वीरें जारी की गई है। दोस्तों 2 प्रचार की तस्वीरें जारी की गई, एक में पुलिस की टोपी लगाकर लिखा गया है एकनाथ शिंदे को धर्मवीर और दूसरी तस्वीर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की, जिनके हाथ में हथियार भी दिखाई दे रहे हैं और बदलापुर लिखा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। वह एनकाउंटर के मामले को लेकर जब जांच शुरू की जाएगी तो इसके बाद इन नेताओं को सामने आकर बताना चाहिए कि इसमें इनका क्या योगदान है और अगर योगदान है तो फिर कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन में पता करना चाहिए कि क्या क्या योगदान इन्होंने दिया है और अगर फर्जी एनकाउंटर निकला तो फिर इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनावत एक बार फिर से बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को फंसा रही है। तो केसी त्यागी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि बीजेपी ने कंगना रनावत के बयान से अपने आप को किनारा कर लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के एन पहले इस तरीके का बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या जेडीयू की बात मानेगी भाजपा? साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी बोले। प्रमोद तिवारी कहा कंगना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के काफी करीब है, उनका ये बयान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच कर दिया जा रहा है, ये लोग मजबूत होते ही काला कानून फिर से लेकर आ जाएंगे। प्रमोद तिवारी ने भी कहीं ना कहीं एक शंका जाहिर की है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े किए पटरी के टुकड़े से टकराई ट्रेन, हादसा या साजिश, इसे लेकर अब फिर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक और मामला आया है गुजरात से जुड़ा हुआ। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी के द्वारा मांगे गए लोगों के सजेशन पर 1 करोड़ 25 लाख सजेशन आने पर दावा किया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जाकिर नायक और फॉरेन एजेंसियों के द्वारा ये सजेशन भेजे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे की ओर से एक लेटर लिखा गया है बीजेपी के नेता और होम मिनिस्टर को और मामले पर जांच की मांग की गई है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों के सजेशन आ गए होते तो बीजेपी कहती कि सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या आप भाजपा जो चाहती है उसके विरोध में सजेशन लोगों के द्वारा दिया गया है तो अब इसे आईएसआई, पाकिस्तान और जाकिर नायक की साजिश बताकर मामले को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या लोग लाने वाले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं? लिखकर जरूर बताएगा। और आप में से कितने लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं लिखेगा जरूर, और कितने लोग विरोध करते हैं जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि एक सर्वे यहाँ पर भी हो जाए भाजपा के नेता के दावे में कितनी सच्चाई है, इसी की जांच यहाँ पर हो जानी चाहिए। साथ साथ दुनिया घूमने वाले प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का कोई वक्त नहीं है। टीएमसी के नेता ने भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मणिपुर नहीं जाने को लेकर ये बातें कही है। दोस्तों इसी के साथ में सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है कि लोगों के फोन पर एक ग्रीन लाइट आ गई है, जिससे लोगों की परेशानी
बढ़ गई है। मोटोरोला और वन प्लस में भी ये समस्या देखने को मिली है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो संकेत उपाध्याय की ओर से कहा जा रहा है कि आखिर सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। लोगों के पैसे का मामला है। लोगों ने एक प्रोडक्ट खरीदा था, एक फोन खरीदा था, जिसमें ग्रीन लाइट आने के कारण स्क्रीन सही से चल नहीं पा रही है और लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी को लूटने की पूरी छूट है। ये कंपनियां सबसे महंगी फोन बेचने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद आखिर सर्विस क्यों देगी, ये सवाल है। एक तय कट सीधे ऊपर आला कमान तक पहुंचाइए और लूटने में लग जाइए। यानी आरोप लगाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इन कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है, जिनकी वजह से लोगों की समस्या हो रही है और मोदी सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपका क्या मानना है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।